Good morning, everyone. So I'm taking a very short lecture on the current Aravali's issue. ये काफ़ी ज़्यादा hot topic है इस टाइम करंट अफेयर्स में, स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स. एंड टुडे इज़ द 30th of December, सो काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल कल ही एक रूलिंग आया है सुप्रीम कोर्ट का. सो अभी हम देखेंगे, सब कुछ बहुत डिटेल में देखेंगे. एवरीथिंग हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स, लीगल एस्पेक्ट्स, ethical aspects, economic aspects, cultural aspects, everything will go in very holistically on the issue. And ये civil service students के लिए of course prelims के लिए important है ही, because Aravallis form one of the most important and one of the oldest mountain ranges, fold mountain ranges in the world. And उसके अलावा मेंस के लिए अगर देखेंगे तो GS 1, 2, 3, 4 सब में इसका थोड़ा थोड़ा एस्पेक्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो ओके, लेट्स डाइव इन एंड देखते हैं आज कैसा है इस टाइम इशू अरावलीज का. सो करंटली न्यूज़ आइटम्स क्या क्या चल रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले है, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने कल ही 29th of December को दे हैव टेकन बैक, दे हैव पुट अ स्टे ऑन देयर ओन रूलिंग विच वाज 20th December को एक रूलिंग दिया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने बोला था कि अरावलीज के जो मेन लैंडफॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल एक अरावली हिल जो होगी वो 100 मीटर का जो फ्रॉम द लोकल ग्राउंड लेवल 100 मीटर्स की हाइट से ऊपर वाले जो पीक्स होंगे, ओनली दे विल बी कंसिडर्ड एज अरावली हिल्स. सिर्फ उनको अरावली हिल्स कंसिडर किया जाएगा. एंड ऑफ कोर्स इसमें थोड़े और टेक्निकलिटीज थे, अभी हम देखेंगे. तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का आउटक्राई था, पब्लिक आउटरीच था, प्रोटेस्ट हुए, जंतर मंतर पे हुए, जयपुर में हुए, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए इस पर. सो बेसिकली बिकॉज की अरावलीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है थार डेजर्ट एंड राजस्थान के कंप्लीट इकोसिस्टम का. उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है दिल्ली एंड एनसीआर के क्लाइमेट पे, और यहाँ के जो लोकल रिवर्स हैं उनके उनके जो एक्विफर्स हैं उन पे, उन लोकल रिवर्स के सोर्सेज पे. सो ऑफ कोर्स लाइक एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरी इंडियन ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी का. सो इसलिए बहुत ज़्यादा नेचुरली उस पर एक बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट आया, पब्लिक आउटरीच आया, जिसकी वजह से करंटली सुप्रीम कोर्ट ने वो रूलिंग पे स्टे लगा दिया है. एंड एक अभी अच्छा देखते हैं हम लोग क्या डिटेल में होगा. सो करंटली दिस इज़ द लेटेस्ट थिंग दैट इज़ हैपनिंग. तो अगर हम थोड़ा सा अब एक बार क्रोनोलॉजी देख लेते हैं कि अरावलीज का इशू हाउ इज़ इट गोइंग ऑन, कैसा चल रहा है. सो ऑफकोर्स बिफोर द लेट 90s कोई भी रूलिंग, कुछ भी बैन, कहीं पे भी कुछ नहीं था अरावलीज में. ऑफ कोर्स माइनिंग काफ़ी ज़ोर से चल रही थी. एंड अरावलीज जैसे हमें पता है दे आर वेरी रिच इन बोथ सेडिमेंट्री मिनरल्स एज वेल एज इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक मिनरल्स. सेडिमेंट्री मिनरल्स में देखेंगे तो मार्बल फॉर एग्जांपल, खेतरी माइंस, कॉपर, उसके अलावा और भी वहाँ पे आयरन की भी कुछ कुछ जगह सोर्सेज मिलते हैं, बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशंस ऑल्सो. सो माइनिंग के हिसाब से इट्स लाइक अ वेरी रिच सोर्स अरावलीज का. तो वहाँ पे इस वजह से माइनिंग चल रही थी रैम्पेंट. इट वॉज नॉट कम्प्लीटली अनरेगुलेटेड. हाउएवर मई 1992 में सबसे पहला कह सकते हैं एक रेगुलेशन आया था गवर्नमेंट के द्वारा. सो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक नोटिफिकेशन दिया था टू रिस्ट्रिक्ट माइनिंग इन द अरावलीज, बट ये बहुत ही लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन था, ओनली इन दीज टू रीजन्स, दैट इज गुरुग्राम एंड अलवर. गुरुग्राम इज इन हरियाणा एंड अलवर इज इन राजस्थान एज वी नो. सो बट ऑफकोर्स ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन था. लेटर ऑन 2002-2004 में सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा था, MC मेहता. ऑफकोर्स अब MC मेहता का जो ये केस है ये कुछ टाइम से चल रहा था, ये 1986 से चल रहा था, बट 2002-2004 में इनका एक रूलिंग आया था जहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हरियाणा अरावलीज में कंप्लीट बैन लगा दिया. कंप्लीट बैन क्योंकि ऑफकोर्स, लेकिन अब सिंस अरावलीज 4 स्टेट्स में आते हैं, यूटी इंक्लूडिंग यूटी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, सिर्फ हरियाणा अरावलीज पे माइनिंग के बैन की वजह से बाकी का जो रीजन था वहाँ पे अभी भी बैन नहीं था, तो माइनिंग अनरेगुलेटेड वे में चल रही थी. 2018 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक काफ़ी स्ट्रिक्ट रूलिंग दिया था, दैट नोटिंग दैट 31 आउट ऑफ द 128 hills in Rajasthan, in the Rajasthan Aravallis, have completely vanished. And इसका मेन रीजन वही था कि
इलीगल माइनिंग वाज गोइंग कंप्लीटली इन अ रैम्पेंट मैनर। हरियाणा अरावलीज में बैन हो गया था, लेकिन बैन होते हुए भी वहाँ पे इलीगल माइनिंग चल रही थी। तो हम वी कैन इमेजिन कि राजस्थान में जहाँ पे कोई भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आया नहीं था, वहाँ पे क्या हाल था अरावलीज का। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे एनेक्डोटल एविडेंसेस भी हैं, बहुत सारे स्टोरीज भी हम न्यूज़पेपर में देखे हैं। कई लोगों ने ऐसे बोला उनके गाँव के आसपास से पूरे पूरे पहाड़ को तोड़ तोड़ के स्टोन माइनिंग, स्टोन क्वारीज में everything was destroyed. तो we can imagine the amount of scale of destruction that was happening. उसके अलावा then मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली प्रोहिबिट किया था कि फ्रेश माइनिंग लीजेस नहीं आएंगे। एंड फ्रेश माइनिंग लीजेस बेसिकली मतलब कि जो माइनिंग करंटली लीगल वे में चल रही है, ओनली द लीगल वे में जो माइनिंग चल रही है वो चलती रहेगी, लेकिन उसके अलावा कोई भी न्यू फ्रेश माइनिंग लीजेस गवर्नमेंट इशू नहीं करेगा। एंड इसमें उन्होंने कमेटी भी बनवाई थी। एंड उस कमेटी का मेन क्या काम था कि अरावलीज का डेफिनेशन बताएंगे कि व्हाट इज अरावलीज, क्योंकि अरावली की जो माउंटेन रेंज है बहुत ही एक्सटेंसिव है। इवन लेंथ में जैसे मैंने बोला इट इज ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स राइट फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। उसकी विड्थ में भी देर आर बीच में एक सेंट्रल वो कह सकते हैं हम एक लीनियर रेंज है जिसमें काफ़ी टॉल, रिलेटिवली टॉल हिल्स हैं। उसके अलावा बहुत सारे स्मॉल हिलॉक्स जिन्हें बोलते हैं, छोटे हिल्स हैं। तो और विड्थ भी इसलिए अरावलीज की बहुत काफ़ी ज़्यादा है। तो उस कमेटी का जो मेन पर्पस था वो यही था कि अरावलीज को डिफाइन करना है कि व्हाट आर दी अरावलीज। अरावली माउंटेन रेंज का डेफिनेशन क्या होगा, अरावली हिल का डेफिनेशन क्या होगा। एंड इसमें एंड ऑफ कोर्स ये जो कमेटी थी इसने प्रॉपर कंसल्टेशंस किए हैं, गवर्नमेंट से कंसल्टेशंस किए हैं, कोर्ट से, जजेस से कंसल्टेशंस किए हैं, इवन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट से कंसल्टेशंस किए हैं। लेकिन 20 नवंबर 2025 में जो ये कमेटी रिपोर्ट थी उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली का डेफिनेशन था वो एक्सेप्ट कर लिया था। एंड उसका जो डेफिनेशन था वो ही जो है वो हम पढ़ रहे हैं कि विच वॉज द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक। एंड उसका जो मेन डेफिनेशन था वो यही था कि यस उसमें जो मेन डेफिनेशन था उसमें यही था, दो चीज़ें थी उसमें स्पेसिफिकली कि हिल्स का जो अरावली की हिल्स होंगी, अगर एक हिल को डिफाइन करना है उस हिल को हम तब डिफाइन करेंगे जब उसकी हाइट 100 मीटर से ज़्यादा होगी। एंड 100 मीटर कहाँ से हमें लेना है, लोकल ग्राउंड लेवल से। वहाँ से अगर 100 मीटर प्लस हाइट है देन इट्स अ अरावली हिल। एंड अरावली रेंज को अगर हमें देखना है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द अरावली रेंज, देन दो ऐसे 100 मीटर प्लस की जो हिल्स होंगी उनके बीच का डिस्टेंस इफ इट इज मोर देन 500 मीटर्स देन इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द रेंज, कंटिन्यूअस रेंज नहीं होगी वो। तो फॉर एंड यहीं पे जो है मेन रीजन आया था कि व्हाई देयर वाज अ पब्लिक आउटक्राई, बिकॉज काफ़ी सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स ने यही बोला कि अगर हम स्पेसिफिकली अरावली हिल्स एंड रेंज का ये डेफिनेशन लेके चलेंगे कि हिल नीड्स टू बी 100 मोर देन 100 मीटर्स एंड जो रेंज है उसमें 500 मीटर से कम डिस्टेंस होना चाहिए दो हिल्स के बीच में, तो उसमें एक्सक्लूड हो जाएंगे मोर देन 92% ऑफ द अरावली रेंज। एंड अगर हमें अरावलीज को प्रोटेक्ट करना है और उसमें जो रेगुलेशन है उसमें ही अगर हम 92% ऑफ द रेंज को एक्सक्लूड कर देंगे तो वी कैन ओनली इमेजिन कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्यू टू माइनिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा यही एक रीज़न था कि देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पब्लिक आउटक्राई एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट पीपल एवरीवन वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस डिसीजन। लेकिन तब एंड इसी वजह से बिकॉज ऑफ देयर वाज अ पब्लिक आउटक्राई, even after the Supreme Court accepted this definition of Aravallis, the Environment Ministry, Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change had written to the states कि कोई भी new fresh mining leases नहीं होंगे and fresh mining पे complete ban होगा। लेकिन of course existing legal mines will continue operating if they are complying with the this definition of the Aravallis, new definition of the Aravallis. And then the various activists they wrote to the Supreme Court and 29th December को Supreme Court passed a ruling where it put a stay on its own November 20 order. And when it put a stay on its November 20 order, it gave some directions. And उन directions का मतलब वही था कि ये जो 100 meters वाला definition है and जो ये 500 meters वाला कि within 500 meters of each other वाला definition है for Aravalli range and 100 meters definition for the Aravalli hill, उस पे stay लग जाएगा। and उस पे जो stay लग जाएगा उसके बाद एक high powered committee again there it will be established and ये proper high powered committee will comprise of very like all stakeholders. It will involve government officials, court officials as well as the civil society officials. And next hearing is on 21st Jan 2026. Hence it's also an evolving issue. We have to see आगे जाके इस पे क्या होता है। एंड ये जो दो डेफिनेशंस थे विच वर सो प्रॉब्लमैटिक, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही हाईलाइट किया कि
कितने ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने केस एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स. एंड वो स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स का मतलब होता है स्टेटमेंट जो खुद को कॉन्फ्लिक्ट, एक सिचुएशन या एक स्टेटमेंट जो खुद को कॉन्फ्लिक्ट करता है. एंड उसमें क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, जो एक पैराडॉक्स आ रहा है वो यही है कि अगर हम इमेजिन करें कि दो टॉल हिल्स हैं ग्रेटर देन 100 मीटर्स, तो उनको हम डिफाइन करके बोल सकते हैं कि वो अरावली हिल्स हैं. तो वो अरावली हिल्स हैं, हम उनको डिफाइन करके बोल सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है. लेकिन अगर लेट्स से कि वो जो दो टॉल हिल्स हैं ग्रेटर देन 100 मीटर्स, उनके बीच का डिस्टेंस 500 मीटर से ज़्यादा है, एंड उनके बीच में जो 500 मीटर से डिस्टेंस ज़्यादा है, वो जो रीजन है वो कनेक्टेड है थ्रू स्मॉलर अरावली हिल्स, मतलब उसमें 100 मीटर से छोटी हैं. तो प्रॉब्लम क्या है कि वो जो छोटी वाली हिल्स हैं वो 100 मीटर से कम है, तो उनको हम अरावलीज बोल नहीं सकते. एंड जो 500 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है, उस वजह से इस पूरी एरिया को हम रेंज नहीं बोल सकते. तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है कि दो टॉल हिल्स हैं बट उनके बीच का रेंज अरावली रेंज नहीं है, एंड उसकी वजह से वहाँ पे रियल एस्टेट और माइनिंग के लिए इट्स कंप्लीटली ओपन. एंड वहाँ की जो नेचुरल फ्लोरा एंड फौना है उनको कितना ज़्यादा हार्म होगा. स्पेशली अगर हम वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को देखें तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि हमारे पास एक माउंटेन है उसको अरावली बोल दिया, एक माउंटेन है उसको अरावली बोल दिया, बीच के रेंज को हमने अरावली बोल नहीं सकते क्योंकि वो 500 मीटर से ज़्यादा है, वहाँ पे सारे हिल्स छोटे हैं. तो फिर वहाँ पे जितने भी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स थे, फ्लोरा फौना थे, एवरीथिंग इज ओपन फॉर एक्सप्लॉयटेशन बाय द रियल एस्टेट इंडस्ट्री या फिर माइनिंग से, क्योंकि वहाँ पे ऑफ कोर्स माइनिंग रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं. एंड वहाँ पे सिंस इट्स सच अ प्राइम लोकेशन, वहाँ पे लग्जरी रिजॉर्ट्स एंड वो सब, एवरीवन रियल एस्टेट जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दे वांट दैट दे गेट सम प्लेसेस टू एस्टैब्लिश गुड प्रॉपर्टीज़. लेकिन वही है कि वो गुड प्रॉपर्टीज़ दे विल कम एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉस्ट, एंड वो उसका जो कॉस्ट है वो एनवायरमेंटल कॉस्ट है, उसका इकोनॉमिक कॉस्ट भी है, कल्चरल कॉस्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, एंड ऑफकोर्स जियोलॉजिकल कॉस्ट भी है. बिकॉज अरावलीज का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है माइनिंग के थ्रू, उस जियोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन की वजह से पूरे रीजन में क्लाइमेटोलॉजिकल फिनोमिना चेंज हो रहे हैं. वहाँ का जो अपना जियोलॉजी है, उस एरिया का जोग्राफी है, वो पूरा चेंज हो रहा है, तो वहाँ का इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है. एनीवे वी अभी इस पे पूरे सिग्निफिकेंस पे हम आते हैं. एंड जो मेन इशू था मैं बता रहा था, जैसे 92% ऑफ द अरावलीज इसमें एक्सक्लूड हो जाते हैं, और ये जो एस्टिमेट्स हैं ये खुद गवर्नमेंट एस्टिमेट्स हैं, बिकॉज द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया which is a body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. We'll just see in detail later on. But this body itself had estimated कि अगर ये definition follow हुआ तो 92% of the Aravallis will be excluded from the regulatory architecture which is being designed to protect the Aravallis in the first place. तो ये काफ़ी बड़ा paradox है. हाँ, right. I was mentioning कि amicus curiae जो है, amicus curiae small digression, amicus curiae को it's a Latin phrase which means friend of the court, and generally judges को अगर किसी expert issue पे या technical issue पे उतना knowledge नहीं होता है, they use help of amicus curiae. For example, this was an environmental issue, so I'm assuming this amicus curiae was someone from the environmental jurisprudence side of things, and वो फिर बताते हैं exactly details क्या चल रहे हैं. And amicus curiae and FSI ने दोनों ने बोला था कि low height hills को अगर हम एक्सक्लूड कर रहे हैं तो लाइक आई मेंशन 92% अरावलीज एक्सक्लूडेड है, एंड ऑफ कोर्स वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स एंड ग्राउंड वाटर एक्विफर्स पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ग्राउंड वाटर एक्विफर्स रिचार्ज नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोटेक्शन, एंड ऑफ कोर्स वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे. आई थिंक दिस इज मोर और लेस इट विद जो करंट फैक्चुअल चीज़ें चल रही हैं कि क्या हो रहा है अरावली इशू में एंड यहाँ तक कैसे पहुँचे हम. अभी इसके वील लुक एट दी एनालिटिकल साइड ऑफ थिंग्स, इसका एनालिसिस क्या होगा. सो अब इसमें जो ये डिसीजन करंट स्टे हुआ है, इट्स डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी एस्टैब्लिश करी है जो कि एग्जैक्ट डेफिनेशन बताएगा अरावलीज का. लेकिन अगर हम इसके ही करंटली प्रोज एंड कॉन्स इफ यू हैव टू एनालाइज, जैसे मेंस में करना होता है हमें रिगार्डिंग एवरी आंसर, उसका हमेशा एनालिटिकल साइड ऑफ थिंग्स वी हैव टू गिव द प्रोज कॉन्स द वे फॉरवर्ड. तो प्रोज में अगर हम देखें तो इसमें सबसे बेस्ट पार्ट तो वही है कि जो इमीडिएट एक्सप्लॉयटेशन है 92% ऑफ द हिल्स का, दैट विल बी स्टॉप्ड. एंड वो क्योंकि डी क्लासिफाई हो जाते, अरावलीज ही नहीं कहलाते, तो फिर दे वुड हैव बीन ओपन टू एक्सप्लॉयटेशन. हाई पावर्ड कमिटी विल बी अ गुड थिंग बिकॉज एक साइंटिफिक डेफिनेशन देंगे उसमें, rather than a bureaucratic definition, and of course scientific अगर definition देंगे regarding if we use proper evidence, then it will be a very good definition. At least it can be hoped कि it will be a good definition going ahead.
एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ गुड जुडिशियल एक्टिविज्म ऑल्सो, बिकॉज येस अगर हम नवंबर 20 के ऑर्डर को देखें तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म का एक नेगेटिव एग्जांपल कहा जा सकता है, बिकॉज इट वुड हैव लेड टू एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन ये एक गुड जुडिशियल एक्टिविज्म भी बोला जा सकता है कि हम यहाँ पे एग्जांपल भी दे सकते हैं कि हाउ जो जुडिशरी है कई बार उनको ऐसे क्रिटिसिज्म मिलता है कि उनके जो जजमेंट्स हैं वो ग्राउंड रियलिटी से अलग होते हैं, बट यहाँ पे द CJ himself noted that the very huge public outcry that was a very big factor कि जो public protest थे they were a very big factor कि they were मतलब the Supreme Court took back this decision, it issued a stay on this decision. So हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि how public protest का पॉजिटिव साइड कैसा होता है, हमेशा प्रोटेस्ट खराब नहीं होते, प्रोटेस्ट पॉजिटिव वे में भी यूज़ किए जा सकते हैं। एंड ये जो जितने भी हैं ये प्लीज़ ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड कि इनका एग्जाम्पल नोट डाउन करें, बिकॉज ये एग्जाम्पल्स पब्लिक प्रोटेस्ट का हो गया तो वी कैन से कि ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी कैसे पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है। उसके बाद एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस में देयर वाज अ क्वेश्चन इन मेंस इन GS2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 2023 या 2024 में ही था कि एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस में सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट्स का इन जनरल क्या रोल रहा है, तो उसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है अरावलीज का। एंड उसके अलावा ऑफ कोर्स वी कैन इवन से कि सिविल सोसाइटी के पॉजिटिव्स क्या होते हैं कि सिविल सोसाइटी ने ये हार्म्स हाईलाइट किए हैं। तो एंड ऑफ कोर्स लाइक आई मेंशन गुड जुडिशियल एग्जांपल, गुड जुडिशियल एक्टिविज्म। लेकिन इसके कुछ इश्यूज भी हैं। फर्स्टली हम यही बोलेंगे कि जो करंटली लीगल माइंस हैं वहाँ पे जो ऑपरेट करें, बिकॉज हाँ वहाँ पे इलीगल माइनिंग होती है बट अ लॉट ऑफ द माइंस आर लीगल ऑल्सो, वो एथिकल या वो एक लीगल ग्रे एरिया में आ गए कि उनका अब नहीं पता, उनके लिए अनसर्टेनिटी हो गई कि वो एक ग्रे एरिया में चल रहे हैं कि वो लीगल है वो इलीगल है, वो कभी भी बंद करने के लिए उनको फोर्स तो नहीं किया जा सकता बाय द गवर्नमेंट लेटर ऑन। उसके अलावा जो न्यू कमिटी है उसमें हाँ एक चीज़ मेरे को मेंशन करना था कि यहाँ पे जो 20 नवंबर का था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब बैन इशू किया था कि फ्रेश माइनिंग नहीं होगी, वहाँ पे एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बनाने के लिए भी द कोर्ट हैड ऑर्डर्ड। कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला था कि मैनेजमेंट प्लान ऑन सस्टेनेबल माइनिंग इशू करना है गवर्नमेंट को, जो कि अरावलीज के लिए एक होलिस्टिक प्रोग्राम बताएगा कि दिस इज द वे फॉरवर्ड कि हम ऐसे माइन करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर द एनवायरनमेंट फॉर द इकोनॉमी, एक बैलेंस आएगा एंड जिससे इलीगल माइंस कैन बी रिड्यूस्ड। वहाँ की जो लीगल आर्किटेक्चर है पूरा अरावलीज के माइनिंग का, उसमें एक सर्टेनिटी आ जाएगी अगर एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग गवर्नमेंट ड्रॉ करती है। तो अभी तक ये हुआ नहीं है। दिस वाज एन ऑर्डर इन द November 20 जजमेंट। अब ऑफ कोर्स सिंस द November 20 जजमेंट पे अब एक स्टे लग गया है तो इस पे भी स्टे लग गया है। तो ये एक नेगेटिव है कि अब सिंस जो न्यू कमिटी है उसको और टाइम चाहिए। अब नेक्स्ट जो रूलिंग है, फॉर एग्जांपल आई मेंशन दैट द नेक्स्ट रूलिंग डेट इज 21 Jan 2026, जिसमें ऑलरेडी अभी 22-23 डेज हैं। तो अब तब तक जो है हाई पावर्ड कमिटी उतना काम कर पाएगी कि वो एक फाइनल मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग इशू करवा दे गवर्नमेंट से या नहीं करवा दे, तब तक डेफिनेशन दे दे नहीं दे दे। एक अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, टाइम बढ़ गया है। तो यहाँ पे जो न्यू कमिटी है it will lead to further delays in the final program for sustainable mining in the Aravallis. Moving on, अगर हमें एक वे फॉरवर्ड चाहिए कि अब अरावलीज के इशू को कैसे हम होलिस्टिकली रिजॉल्व कर सकते हैं फाइनली वंस एंड फॉर ऑल, तो इसमें ऑफ कोर्स हमें देखना पड़ेगा कि अरावलीज का जो डेफिनेशन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो करंट हाई पावर्ड कमिटी इट नीड्स टू गिव अ साइंटिफिक डेफिनेशन, तो एक जियोमॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन देनी है रादर देन अ टोपोग्राफिकल स्टेटमेंट, टोपोग्राफिकल डेफिनेशन। अब इसका मतलब क्या है? टोपोग्राफी होती है बेसिकली जो एक्सटर्नल रिलीफ होता है एक माउंटेन का। फॉर एग्जांपल उसके पैरामीटर्स हो गए, उसका स्लोप इंक्लाइन क्या है, उसमें जो हाइट है वो कितनी है, तो वो सब जो है वो दे फॉर्म द पार्ट ऑफ द टोपोग्राफी। एंड जो करंट डेफिनेशन था November 20 जजमेंट का, वो पार्ट ऑफ टोपोग्राफी था। तो उसकी जगह हमें वी नीड टू गिव अ जियोमॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन। एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन में उसके जो जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ पे रॉक टाइप क्या है, कंटिन्यूटी क्या है, एंड उसके अलावा वहाँ की इकोलॉजी क्या है, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कैसी है, ये सारे एस्पेक्ट्स को लेके हमें एक टेक्निकल एक साइंटिफिक डेफिनेशन देना पड़ेगा, जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि अरावलीज का जो गोइंग अहेड वहाँ का जो भी सस्टेनेबल माइनिंग का एक फॉर्म एस्टैब्लिश होगा, एक तरीका होगा, दैट इज बैलेंसिंग एवरीथिंग, बैलेंसिंग द इकोनॉमी विद द एनवायरनमेंट, द कल्चर एंड हिस्ट्री विद द ज्योग्राफी ऑफ द रीजन, कि किसी भी एक एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा हार्म नहीं हो। तो ये जो करंटली एलिवेशन वाला था, इट वॉज अ वेरी आर्बिट्ररी डेफिनेशन।
इतना हम कह सकते हैं। उसके अलावा देयर नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट, एंड इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट का मतलब वही है कि हमें, जैसे डेफिनेशन था फॉर एग्जांपल जो मैं बता रहा था, जो नवंबर 20 जजमेंट का था, वो उसमें कितने ज़्यादा इश्यूज थे कि अगर 500 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता तो वो रेंज नहीं कहलाता, तो कितने ज़्यादा स्टॉप्स ब्लॉक्स हो जाते हैं, मतलब कि थोड़ा सा पार्ट है वो अरावली रेंज है, फिर एक एम्प्टी पैच हो गया जो अरावली रेंज नहीं कहला रहा है, फिर एक पैच हो गया जो अरावली रेंज कहला रहा है, फिर एक पैच हो गया जो अरावली रेंज नहीं कहला रहा है, तो वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। उसकी जगह वी नीड एंड इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट, जिसमें एंटायर रेंज दिल्ली से लेकर गुजरात तक एक सिंगल इको सेंसिटिव जोन की तरह ट्रीट किया जाए। एंड इफ वी हैव टू ड्रॉ पैरेलल्स, एग्जाम्पल लेंगे तो वेस्टर्न घाट्स को एक सिंगल इंटीग्रेटेड ESZ, दैट इज इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, एस्टैब्लिश करने के लिए एक कमिटी एस्टैब्लिश हुई थी बाय द गवर्नमेंट, जिसका नाम था कस्तूरी रंगन पैनल। एंड इससे पहले एक कमिटी एस्टैब्लिश हुई थी माधव गडगिल कमिटी। तो माधव गडगिल कमेटी ने काफ़ी ज़्यादा रैडिकल रिकमेंडेशंस दिए थे कि पूरे 100% ऑफ द ईस्टर्न घाट्स को एक सिंगल इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन की तरह ट्रीट किया जाए। बट वो ये, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने एक मोर बैलेंस डेफिनेशन देने के लिए कस्तूरी रंगन पैनल को एस्टैब्लिश किया था। उन्होंने वो बोला था कि 67% ऑफ द वेस्टर्न घाट्स को एक सिंगल ESZ की तरह ट्रीट करना है। तो दैट इज अ वे फॉरवर्ड जो कि यहाँ पे भी लगाया जा सकता है कि पूरे अरावलीज को हमें एक सिंगल इको सेंसिटिव जोन की तरह ट्रीट करके एक सिंगल पॉलिसी, एक सिंगल प्रोग्राम लाना चाहिए वहां पे पूरे माइनिंग का, रिगार्डिंग बैलेंस दैट विल बैलेंस एनवायरमेंट विद डेवलपमेंट। उसके अलावा सैटेलाइट एंड ड्रोन सर्वेलेंस से हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पे अरावलीज में इलीगल माइनिंग का इतना ज़्यादा इशू है। जो वहाँ पे लोकल लोग रह रहे हैं उनके बहुत सारे एनेक्डोट स्टोरीज, एज आई वाज मेंशनिंग अर्लियर, पूरे पूरे पहाड़ तोड़ दिए हैं। तो उनको कर्व करने के लिए वी नीड दैट इसरो का डेटा हो, या फिर इसरो के बहुत सारे एटलस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसरो का एक डेजर्टिफिकेशन एटलस है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा डेटा यूज़ करके ड्रोन सर्वेलेंस के थ्रू वी नीड टू कर्ब इलीगल माइनिंग। एंड इसके लिए ही रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, दैट द गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग, बट वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल। अभी एक जस्ट ट्रांजिशन चाहिए, क्योंकि हमें इंश्योर करना है कि जो वहां पे लोकल्स हैं, माइनिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारे, इको सेंसिटिव एरियाज में माइनिंग करना इकोसिस्टम को बहुत डिग्रेड करता है। वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन होता है, जो वहाँ के वाटर क्योंकि माइनिंग में बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो जो वहाँ का एक्वाफर्स हैं वो डिग्रेड करने लगते हैं, फ्लोरा फौना डिग्रेड होता है। लेकिन माइनिंग इज़ एन इंडस्ट्री, वी नीड टू रिमेंबर कि माइनिंग से लाइवलीहुड्स बनते हैं। वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लाइवलीहुड को केयर करे बिना हम ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं। वी नीड अ जस्ट ट्रांजिशन, जहाँ पे जो लोग माइनिंग से हट रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई माइन अगर क्लोज हो रहा है, यहाँ पर माइनिंग के जॉब अपॉर्चुनिटीज उतने नहीं क्रिएट हो पा रहे, दे आर बीइंग मूव टुवर्ड्स न्यूअर फील्ड्स, फॉर एग्जांपल इको टूरिज्म। इको टूरिज्म बहुत एक अच्छा फील्ड है जो कि अरावलीज में किया जा सकता है। इनफैक्ट आई वुड से दैट इको टूरिज्म अगर प्रमोट होगा तो वहाँ के जो लोकल एरियाज हैं वहाँ पे दे विल इवन फोर्स कि अरावलीज को एक बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से रखा जाए, जिससे इको टूरिज्म बढ़े वहाँ पे। तो इको टूरिज्म इज़ अ वेरी गुड थिंग जो कि यहाँ पे वे फॉरवर्ड में किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स इन द एंड इट इज़ एसेंशियल दैट द कॉमन्स आर रिक्लेम्ड। रिक्लेमिंग द कॉमन्स का मतलब बेसिकली वही होता है कि जो वहाँ के लोकल्स हैं उनकी कम्युनिटी राइट्स अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, विच वी विल सी इन डिटेल इन अ मिनट, उनको प्रमोट किया जाए। एंड उसके अलावा जो लोकल्स हैं, अगर एक लोकल्स फर्स्ट पॉलिसी हम लेके आए कि जो लोकल्स हैं उनका मैक्सिमम स्टेक होना चाहिए इन प्रोटेक्शन ऑफ द अरावलीज, एंड दिस कैन बी फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंडर ग्राम सभा के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स होती हैं रिगार्डिंग rights distribution, title distribution, we'll see. So if the Gram Sabha in the local areas is given the maximum stake in deciding protection of the Aravlis, वो एक काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड बॉटम अप अप्रोच होगा टू प्रोटेक्ट द अरावलीज इन अ वेरी सस्टेनेबल मैनर। तो आई थिंक दैट अगर ये 4-5 पॉइंट हम ध्यान रखें एज अ गुड वे फॉरवर्ड, इट कैन बी वेरी गुड फॉर राइटिंग इन मेन्स ऑल्सो रिगार्डिंग अरावली इशू। एंड आई थिंक दैट नॉट इवन जस्ट अरावली इशू, कोई भी एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, लेट्स से इट्स द अरावलीज और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हो गया, इन लाइन्स पे इफ वी लुक एट वे फॉरवर्ड, तो वो काफ़ी यूनिवर्सलाइज करे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। Okay, moving on, I think that analysis is done. Now we need to see the multidimensional significance of the Aravali's and why this became such an issue, big issue in the first place. And of course यहाँ पे मैंने जो pros हैं उनको बहुत ही
स्ट्रिक्टली उस चीज़ तक लिमिट किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसका प्रो क्या है, उसके पॉजिटिव्स क्या हैं। लेकिन हमें जब अरावलीज के हम प्रोज लिख रहे हैं तो अरावलीज की जब सिग्निफिकेंस देख रहे हैं, ये भी सब प्रोज ही हैं, ये सब पॉजिटिव्स ही हैं अबाउट द अरावलीज। तो अगर मेंस का कोई फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है तो उसमें पॉजिटिव्स में सिर्फ ये पॉइंट्स नहीं, हम ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव्स में लिखे जा सकते हैं, क्योंकि नेचुरली एवरीथिंग इज अ पॉजिटिव एंड एवरीथिंग इज अ प्रो, जो कि अगर ये जजमेंट को फॉलो किया जाता है तो जो पॉजिटिव्स हैं वो सारे सेव होंगे अरावलीज के बारे में, दे विल बी प्रोटेक्टेड। तो वील सी द अब वो ये इसमें लाइक मोर और लेस पेस्टल अप्रोच ही लगाया है, एंड वील सी द इकोलॉजिकल स्लैश एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सिग्निफिकेंस, cultural and historical significance, economic significance and administrative slash political significance. So ecological significance को देखें तो it is like a green wall, and green wall that is separating the Thar desert from the heavily populated regions of the Indo-Gangetic plains. So Thar desert में का जो eastward expansion है that is being stopped by the Aravallis, क्योंकि वो बहुत strong barrier बना रहे हैं उस चीज़ के लिए। उसके अलावा जो Aravallis हैं since they उनके जो पैरेलल बहुत सारे अगर हम वो देखें अपना हमारा साउथ वेस्ट मानसून के जो विंड्स आते हैं दे मूव पैरेलल विद द अरावलीज टुवर्ड्स द दिल्ली एनसीआर रीजन। तो जो अरावलीज का विंडवर्ड साइड है, अगर साउथ वेस्ट मानसून का जो विंडवर्ड स्लोप है अरावलीज का, वहाँ पे बिकॉज ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट बिकॉज ऑफ द रिलेटिवली हायर रेनफॉल, अगर लीवर्ड साइड के कंपैरिजन में देखें तो इट इज एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन फॉर एनसीआर। एंड बिकॉज एनसीआर अपने में बहुत हेविली पॉपुलेटेड है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड आई थिंक दैट्स द एनसीआर। तो उसमें बिकॉज इट्स सो हेविली पॉपुलेटेड, ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन जो अरावलीज प्रोवाइड करता है, दे एक्ट एज अ लाइफ लाइन, क्योंकि अगर वो फ्रेश वाटर नहीं होगा देन वी नीड एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम रिवर वाटर को और क्लीन करके लेके जा रहे हैं, जिसमें अपने इशूज़ हैं। सो ऑफकोर्स इट इज़ अ वेरी गुड बून, एंड अरावलीज ऑल्सो आर द मेन सोर्स and the main water feeding source for many of the rivers like the Banas, which is a tributary of Chambal. And just a quick question, which river is the Chambal a tributary of? 2 seconds. So it's a tributary of the Yamuna, as we know. It's a right bank tributary of the Yamuna. Also, Aravali's feed the Luni as well as the Sabarmati and the Mahi rivers. Luni, Sabarmati and Mahi, and here if we look at the small map, the Luni river is given as well as the Sabarmati river. Sabarmati river moves towards the Gulf of Khambat and Luni river empties in the Kutch region. So if we look at the Mahi is not given here, but the Mahi goes somewhat like this. It changes its path due to the Aravali's, and because it changes its path, here it's a very strong source where the Mahi gets a lot of the river water from the Aravali's, and yes, that is more or less it with the rivers. The Banas goes somewhat like this, and here the Chambal comes, it joins the Chambal, and the Chambal later on joins the Yamuna. This is the Yamuna here. So this is the Chambal, it joins the Yamuna later on. Okay, so I think that is it with the groundwater recharge and the rivers. Of course, like I mentioned, it's stopping Thar's eastward expansion towards the Delhi NCR region, and इसकी वजह से बहुत सारे जो dust storms होते हैं वो भी stop हो रहे हैं because of the Aravallis, and as we know, especially winters में Delhi NCR का जो AQI है 400-500 टच कर रहा है। अगर dust storms भी उसमें add हो जाएं तो it can further worsen PM2.5 and PM10 particles, leading to or increase in AQI. Moving on, biodiversity, flora and fauna. अब because Aravallis का अगर हम दोनों slopes का ecosystem का type देखें तो जो windward side है, जैसे I was mentioning, जो ये वाले slopes हैं, which is the southeast slopes of the Aravallis, इन पर relatively higher rainfall है compared to the नॉर्थ वेस्ट स्लोप जो कि लीवर्ड साइड है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के, एंड यहाँ पे रिलेटिवली एक बिकॉज बहुत ही कम रेनफॉल है, कम फ्रेश वाटर है, एरिड टाइप ऑफ इकोसिस्टम है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा डेसिडुअस साइड, थोड़ा सा ज़्यादा पानी की वजह से है। तो यहाँ पे जो अरावलीज का जो इकोसिस्टम है उसको बोलते हैं कि वो एक मिक्स है सहारन एज वेल एज मलयन फ्लोरा एंड फौना का। Saharan, of course, as we know,
Sahara is the largest desert in northern part of the African continent. तो सहारन डेजर्ट की वजह का जो सहारन इकोसिस्टम है that will involve flora and fauna both, which is the western slope. उसमें हमारे पास आता है डेजर्ट फॉक्स, चिंकारा विच इज़ द इंडियन गज़ेल, इंडियन डियर बोलते हैं, एंड फ्लोरा में अकासिया एंड बेर. अकासिया इज बबूल बेसिकली, एंड अकासिया एंड बेर के जो पेड़ हैं वहाँ पे दिखते हैं बिकॉज वेस्टर्न स्लोप पे काफ़ी कम रेनफॉल है. एंड अगर हम वाटर जो ज़्यादा विंडवर्ड साइड है ईस्टर्न स्लोप्स पे देखें तो वहाँ पे मलेयन फ्लोरा एंड फौना मिलता है. मलेयन जो टर्म है मलेयन, इट कम्स फ्रॉम मलेयन पेनिनसुला विच इज़ द मलेशिया, बेसिकली मलेशिया एंड सिंगापुर वाला जो पेनिनसुला है साउथ ईस्टर्न एशिया में, वहाँ से आता है ये. तो वहाँ पे रिलेटिवली हायर रेनफॉल है. तो ईस्टर्न स्लोप्स पे हमें मिलते हैं जंगल फाउल, स्लॉथ बेयर एंड इवन एवरग्रीन फर्न्स. फर्न्स ऑफ कोर्स हमें समझना पड़ेगा, एवरग्रीन फर्न्स मतलब एवरग्रीन ट्रीज नहीं होते. फर्न्स आर वेरी वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड वो अगर किसी को देखने तो वो छोटे छोटे उनके बस लीव्स होते हैं, दे डोंट फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते हैं वो. तो वेरी वेरी स्मॉल प्लांट्स, एवरग्रीन फर्न्स एंड ऑर्किड्स ऑल्सो. ऑर्किड्स आर वेरी ब्यूटिफुल फ्लावर्स. तो जैसा हम देख पा रहे हैं सहारन एंड मलेयन इकोसिस्टम्स का कॉम्बिनेशन अरावलीज पे. तो वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ की जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं वो कितनी ज़्यादा प्रोवाइड हो रही हैं. इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब कि ये पौधे और एनिमल्स को कितना ज़्यादा शेल्टर दे रहे हैं, उसके अलावा वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको कितना सारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल रहा है इनसे. तो ऑफकोर्स दे आर वेरी इंटीग्रेटेड इन द लाइफस्टाइल ऑफ दिस रीजन. तो अगर अरावलीज डिस्ट्रॉय हो गए तो उसके साथ साथ यहाँ की जोग्राफी, इकोनॉमी, लाइवलीहुड्स, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड. ओके, एंड ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन द अरावलीज एज वेल. तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है एक तो, विच आई थिंक इट इज़ इन गुरुग्राम दिल्ली रीजन. देन असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का टाइगर रिजर्व, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू विच इज़ इन द सदर्न रीजन ऑफ राजस्थान, and Mount Abu Wildlife Sanctuary, and the Jessore Sloth Bear Wildlife Sanctuary which is in Gujarat. हाँ, as I was mentioning, 4 states, Delhi, Haryana, Rajasthan and Gujarat. Delhi of course not a full-fledged state. तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज भी हैं. नाउ इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस देखने के बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सिग्निफिकेंस देखना ऑफ द अरावलीज विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, अब ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें ये चीज़ आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट आई होप द स्क्रीन वाज विजिबल अर्लियर. द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एस्पेक्ट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को समझाना कि दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक टू द अरावलीज. मतलब ये सिर्फ अरावलीज को लेके नहीं है, बट अ गुड हेल्दी क्लीन एनवायरनमेंट इन जनरल है. बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो स्पेसिफिकली अरावलीज को, ना किसी कोर्ट जजमेंट में स्पेसिफिकली अरावलीज के को लेके कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से लिंक किया है. बट इन जनरल बहुत सारे क्लीन एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट्स हैं जो कोर्ट्स ने बोले हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं. तो एवरीथिंग कैन बी एक्सटेंडेड टू द अरावलीज. ऑफकोर्स अरावली के जजमेंट्स हैं, बट उनमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में लेके आए हैं जजेस, वो सब जनरलिस्टिक एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट्स ही हैं जो पहले भी बोले जा चुके हैं. दैट्स व्हाट आई मेंट. सो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा आर्टिकल 21 ही है. आर्टिकल 21 एज वी नो इट सेज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. एंड MC मेहता 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन किया था दैट द राइट टू अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, विच इज़ आई थिंक ये एक ऐसा आर्टिकल है जो बहुत ज़्यादा कोट करना चाहिए हमें, स्पेशली मेन्स आंसर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट ऑफ कोर्स एज वी नो आर्टिकल 48A, दिस वॉज एक्चुअली एक आर्टिकल 48A वॉज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स during the emergency era of the Indira Gandhi government in 1976. So I would say that 42nd amendment 1976 में ये एक चीज़ थी जो पॉजिटिव था, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था कि आर्टिकल 48A इंट्रोड्यूस किया गया था DPSP में, जहाँ पे स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट्स अ डायरेक्टिव ऑफ टू द स्टेट दैट दे नीड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा आर्टिकल 47 है. आर्टिकल 47 टॉक्स अबाउट पब्लिक हेल्थ. सो अगेन सिंस इट्स पार्ट ऑफ द पार्ट 4 DPSPs which is directive principles of state policy, it's important that the state ensures public health and of course ensuring that good environment, clean environment like the Aravallis here. ये काफ़ी important aspect है public health का. Next we have article 51A clause G, and 51A clause G basically इट्स अ फंडामेंटल ड्यूटी. फंडामेंटल ड्यूटी अब किसके लिए? फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स है. तो यहाँ पे ये डायरेक्टिव टू द स्टेट है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेट का ड्यूटी है
टू इंश्योर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन। एंड यहाँ पे सिटीजन्स का फंडामेंटल ड्यूटी है टू इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगेन 51A आर्टिकल जो है वो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, अगेन पार्ट ऑफ द इमरजेंसी ड्यूरिंग 1976। हाँ जी, तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हमने देख लिए, आर्टिकल्स 21, 48A, 47, 51A क्लॉज G। अगर हम इसके अलावा एक और यहाँ पे ऐड किया जा सकता है जो कि मेरे को अभी याद आ रहा है, अभी जैसे द जजमेंट बाय द कोर्ट इन MK Ranjit Singh, दिस वाज 2025 ओनली, where the court noted that right against adverse effects of climate change is part of articles 14 and 21. 14 is equality, 21 is right to life. So अब ये जजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज एज आई मेंशन्ड, यहां पे आई वाज मेंशनिंग दैट इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में अगर हम अरावलीज, लेट्स से इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इफ अरावलीज वर डिस्ट्रॉयड, तो वहाँ पे जो पोल्यूशन है इन दिल्ली NCR और आसपास के बहुत सारे रीजन हैं, बिकॉज ऑफ द थार डेजर्ट एंड वहाँ के डस्ट स्टॉर्म्स, हर जगह इंक्रीज हो जाएगा। एंड जो करंटली क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट्स हैं विच इज़ लीडिंग टू इरेटिक रेनफॉल ड्यू टू हायर पोल्यूशन ऑल्सो, वो और वर्सन हो जाएगा। तो हम ये जो राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज हैं, ये भी एक्सटेंड कर सकते हैं अरावलीज के केस में, विच आई थिंक कैन बी अ गुड, एक नया डिमेंशन हो सकता है आंसर के लिए। मूविंग ऑन, वी हैव सीन द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स। अगर हम अब की लीगल डॉक्ट्रिन्स देखें, एंड दिस इज पार्ट ऑफ GS4 एज आई वाज मेंशनिंग। GS4 में बेसिकली हम एथिकल डॉक्ट्रिन्स देखते हैं, तो एनवायरमेंटल एथिक्स ऑल्सो आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। तो अगर हम देखें कि डिस्ट्रक्शन ऑफ अरावलीज, अगर अरावलीज का सिग्निफिकेंस क्या है, उसमें कौन कौन से एनवायरमेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, अगेन विच वॉज लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन MC मेहता 1986 केस, which I was mentioning here also in Article 21. So public trust doctrine का basically मतलब ये होता है कि जितने भी commons हैं, for example rivers हो गए, trees हो गए, forests हो गए, जितने भी ये public commons हैं, ये they are being held, मतलब ये गवर्नमेंट जो है एक ट्रस्ट की तरह है जो इन प्रॉपर्टीज, इन कॉमन प्रॉपर्टीज का देखभाल कर रही है। तो ये गवर्नमेंट की अपनी ओनरशिप नहीं है इन प्रॉपर्टीज पे, जो वो ऐसे प्राइवेट माइंस या फिर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दे सकते हैं, बस कि हाँ आप जाइए, इनको एक्सप्लॉइट करिए और यहाँ पे तोड़फाड़ करके अपना पैसा कमाइए। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप नहीं है इन चीज़ों पे ऐसी। ये एक्चुअली पब्लिक की प्रॉपर्टी है कि जितनी भी रिवर्स हैं, ट्रीज हैं, फॉरेस्ट हैं, ये एक्चुअली बिलोंग करते हैं हमें, हम कॉमन लोगों को ये बिलोंग करते हैं। एंड ये बस गवर्नमेंट एक ट्रस्ट की तरह एक्ट कर रही है कि ये सारी प्रॉपर्टी उनकी देखभाल में रखी हुई हैं, तो इट इज़ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इन सारी प्रॉपर्टीज़ का देखभाल रखें। यही है बेसिकली पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। एंड अगर इसको हमें शॉर्ट में लिखना है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन जस्ट से दैट द गवर्नमेंट होल्ड्स कॉमन प्रॉपर्टीज एज अ ट्रस्ट इन इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, तो दे के नॉट गिव इट अवे, बेसिकली दैट्स व्हाट आई मीन हियर। तो MC मेहता में पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन ले डाउन किया गया था, GS4 में वी कैन डेफिनेटली यूज दिस। इसके अलावा ऑफ कोर्स वी नो अबाउट द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बेसिकली वो होता है, एंड दिस वाज गिवन बाय द कोर्ट इन वेल्लोर सिटीजन्स फोरम 1996 केस। एंड येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू नोट कि ये सारे केस लॉज को प्लीज मेंशन करिएगा हर कोई अपने आंसर्स में। वेल्लोर सिटीजन्स फोरम 1996 केस में बेसिकली यही बोला था कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल मतलब कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें हमें ये चीज़ का वेट नहीं करना है कि एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बाद हमें नेगेटिव इफेक्ट्स दिख जाएंगे तब हम स्टेप्स लेना स्टार्ट करेंगे। रादर गवर्नमेंट को प्रिकॉशनरी वे में पहले से ही सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनके बारे में सोच के, उनके बारे में उनको पहले से ही ठीक करने की कोशिश करनी है कि चीज़ें पहले खराब ना हो जाएं, इससे पहले वो ठीक हो। स्टार्टिंग से ही ठीक करते चलो हर चीज़ को। एंड उसके अलावा इंटरजेनरेशनल इक्विटी, ऑफ कोर्स यहाँ पे महात्मा गांधी का एक बहुत ही अच्छा कोट है कि उन्होंने बोला था कि जो हमारे ये फॉरेस्ट हैं, ट्रीज हैं, बेसिकली जो एनवायरनमेंट है, ये हम इनहेरिटेंस नहीं ले रहे हैं अपने दादाओं से, रादर ये हम लोन ले रहे हैं अपने बच्चों से। बेसिकली कि
जो इन्वायरमेंट है दैट इज नॉट एन इनहेरिटेंस फ्रॉम आर फोर फादर्स, रादर अ लोन फ्रॉम आर फ्यूचर जनरेशन। एंड सिंस वो लोन है हमारे फ्यूचर जनरेशन का, हमें उनको वापस करना है, उनको वापस करना है तो वो एटलीस्ट उतना अच्छा होना चाहिए जितना हमें मिला है, उसको और बर्बाद करके वापस नहीं करना है। तो ये काफ़ी अच्छा कोट है एंड काफ़ी अच्छा आई थिंक इंटर जनरेशनल इक्विटी का प्रिंसिपल भी है। एंड ये बहुत क्लोजली लिंक्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से, जो कि हम काफ़ी बार पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब वही कि इसी अभी हमारी जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, एनवायरनमेंट का जितना भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हमें उतना इंश्योर करना है कि जो डेवलपमेंट है वो उतना ख़राब ना कर दे एनवायरनमेंट को कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेज ही ना बचें। तो इट्स समवॉट रिलेटेड, बट हाँ इंटरजनरेशनल इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है आई लाइक इट मोर कंपेयर टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, मेनली बिकॉज इंटरजनरेशनल इक्विटी में हम थोड़ा सा एनवायरनमेंट को ज़्यादा सेंटर पे रख रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तब भी थोड़ा सा डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस है। एनीवे वील मूव ऑन। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देख लिया अरावलीज का, जल्दी से कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं अरावलीज का। तो मेनली यहाँ पे वही है बिकॉज दे आर वेरी ओल्ड, लाइक आई वॉज मैंशनिंग, दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया, इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे बहुत टाइम से जो कस्टमरी लॉज, ट्रेडिशंस एंड लाइफस्टाइल्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं ट्राइबल्स। देर आर अ लॉट ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स हियर, भील्स, मीनास, गरासियाज, रेबडीज फॉर एग्जाम्पल, ये प्राइमरी ट्राइबल ग्रुप्स हैं एंड भील ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन वाइज। इन सब के अपने ट्रेडिशंस चलते हैं, अपने कल्चर चलता है जो कि बहुत क्लोजली लिंक्ड है अरावलीज के। अगर उसके अलावा हम देखें तो सेक्रेड ग्रोव्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, कुछ कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे वाटर बॉडीज हो सकते हैं, फॉरेस्ट हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, जो कि जिनको ये लोग पूजते हैं, ट्राइबल्स भी हैं, नॉन ट्राइबल्स भी इनको पूजते हैं। तो अगर इनको पूजते हैं तो दे बिकम सेक्रेड ग्रोव्स, एंड बिकॉज दे बिकम सेक्रेड ग्रोव्स उनको उनका जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके लिए भगवान है फिर वो। एंड दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ एनिमिज्म। अगर सोसाइटी, GS1 सोसाइटी का पार्ट देखें तो एनिमिज्म का मतलब बेसिकली वही होता है कि बहुत सारे लोग भगवान देखते हैं, नॉट जस्ट इन आइडल्स जैसे हिंदुइज्म या फिर इन टेक्स्ट जैसे कुरान में मुस्लिम्स देखते हैं, बट कुछ लोग भगवान को बहुत सारे एस्पेक्ट्स में देखते हैं, पेड़ों में देखते हैं, पत्थरों में देखते हैं, पानी में देखते हैं, इसको एनिमिज्म बोलते हैं। एंड सेक्रेड ग्रोव्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमिज्म। इनको फॉर अरावली वाले जो रीजन है, राजस्थान गुजरात रीजन, यहाँ पे ओरान्स बोलते हैं सेक्रेड ग्रोव्स को। एंड इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मंगरबनी। मंगरबनी जो है वो एक सेंट के ट्रेडिशन से रिलेटेड है, सेंट गुदारिया बाबा। एंड ऐसे बोलते हैं कि मंगरबनी का जो रीजन है उसको, वो जो सेक्रेड ग्रोव है उसको जो है इनवायलेट रखना, इनवायलेट मतलब बहुत ही ज़्यादा अनडिस्टर्ब्ड रखना बहुत एसेंशियल है अगर वहाँ के लोगों का ध्यान रखना है तो, क्योंकि अगर उस फॉरेस्ट को ख़राब किया तो वहाँ के पूरे लाइफस्टाइल और कल्चरल सिग्निफिकेंस ख़राब हो जाएगा। मूविंग ऑन, हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखें तो ऑफकोर्स अरावली में जैसे आई वाज मेंशनिंग, वहाँ की जो मिनरल रिसोर्सेज हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। वहाँ पे माइनिंग रेवेन्यू सारे स्टेट्स के लिए अच्छा खासा है, मार्बल, सैंडस्टोन, सिलिका, एंड रियल एस्टेट में भी का भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बिकॉज इट्स अ वेरी प्राइम लोकेशन फॉर इको टूरिज्म ऑल्सो। एंड उसके अलावा हमें ये चीज़ हेंस इंश्योर करनी बहुत ज़रूरी है कि सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन को हम बैलेंस कर रहे हैं इकोनॉमिक गेन से। बेसिकली इकोनॉमिक गेन तब होगा जब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फोकस ले लेगा, एंड सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन बेसिकली होता है जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से जो कार्बन इंटेंसिटी बढ़ रही है, कार्बन एमिशंस जो बढ़ रहे हैं, तो उसको सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन बोलते हैं। दिस वाज अ PYQ इन 2020 ऑल्सो। सो हमें देखना पड़ेगा कि जो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन है जो कि जो कि डेवलपमेंट की वजह से बढ़ रहा है, उसको बैलेंस कर रहे हैं हम विद द एनवायरमेंटल ग्रोथ, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ऑल्सो। आगे अगर हम देखिए इसके एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स, तो ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट का स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट का जो नवंबर 20 वाला ऑर्डर है जिसमें 100 मीटर्स से ऊपर वाले जो डेफिनेशन, ऊपर वाले जो हिल्स हैं उन्हीं को अरावली कंसिडर किया जाएगा, वो ओरिजिनली गवर्नमेंट का स्टैंड ही था। गवर्नमेंट की जो कमेटी थी उसने वो डेफिनेशन दिया था। तो गवर्नमेंट का जो स्टैंड है यहाँ पे, उसको अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट से देखें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को वो बहुत हर्ट कर रहा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली मतलब होता है, एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट हम GS4 में पढ़ते हैं अगेन एथिक्स में। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बेसिकली वही होता है कि इट्स अ अनसेड कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द कॉमन पीपल, हमारे बीच में एंड गवर्नमेंट के बीच में। हमारे बीच में बेसिकली हमारा स्टैंड ये होता है कि हम आपको अपनी राइट्स दे रहे हैं कि हम फॉर एग्जांपल वायलेंस नहीं करेंगे, अगर हमें कुछ चाहिए तो हम आपसे मांगेंगे। एंड गवर्नमेंट का उल्टा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो इंश्योर करे कि सारे सिटीजन सेफ एंड सिक्योर हैं, उनकी
नीड्स पूरी हो रही हैं। तो बेसिकली हम अपनी राइट्स गिव अप कर रहे हैं कि हम वायलेंस नहीं करेंगे। जस्ट वन एग्जांपल आई एम गिविंग कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, हमें कुछ चाहिए तो हम लीगल वे में जाएंगे उसके पीछे या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जाएंगे उसके पीछे। एंड गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट वो कह रहा है कि हम आपका ध्यान रखेंगे, आपकी नीड्स का ध्यान रखेंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एंड ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट हर्ट हुआ था बिकॉज ऐसा डेवलपमेंटल पाथ लेके जहां पे इतना एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो विल बी दैट वुड हैव बीन वेरी नेगेटिव फॉर द पीपल इन द एंड। एंड ऑफ कोर्स हमें ये सब इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो भी डिसीजंस आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आ रहे हैं, गवर्नमेंट के लॉज प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, दे आर वेरी गुड, लेकिन इनमें इन्फोर्समेंट इशूज होते हैं। इलीगल माइनिंग इज वेरी रैम्पेंट इन द अरावलीज एंड बहुत सारे प्रोटेस्ट अरावली को लेके हमेशा से चलते ही रहते हैं क्योंकि वहाँ पे इलीगल माइनिंग खत्म नहीं हो रही है। एंड उसके लिए एज आई वाज मेंशनिंग हियर कि टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसरो का डेटा, सैटेलाइट इमेजेस दे आर यूज्ड प्रॉपरली, यूज्ड ढंग से कि इलीगल माइनिंग कम हो। आई थिंक दैट इज़ मोर और लेस इट। अरावलीज का जो भी इशू था, जितना भी है, आई थिंक बहुत ही होलिस्टिकली हमने हर जीएस के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लिया है। अब हमने कुछ कुछ चीज़ें मेंशन करी हैं हल्की फुल्की इधर उधर, जिनको हम प्रीलिम्स एस्पेक्ट से जल्दी से वील जस्ट गो थ्रू देम। तो अरावलीज के बारे में प्रीलिम्स के फैक्ट्स, एज आई वाज मेंशनिंग, it's one of the world's oldest fold mountain ranges, almost 3.2 billion years old from the pre-Cambrian era। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट येस प्री कैम्ब्रियन एरा वी कैन रिमेंबर बिकॉज अरावली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो मे भी क्वेश्चन आ सकता है, वी डोंट नो। एज आई वाज मेंशनिंग, ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। एंड इसमें 4 स्टेट्स / यूटीज आते हैं। दिल्ली रिज का जो एरिया है, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। And if we look at the highest peak in the Aravallis, it is the Guru Shikhar in Mount Abu, which is बिल्कुल southern region of Rajasthan, just near Gujarat border। Important पास देखें तो हल्दी घाटी is a very important पास, जहाँ पे बहुत ही famous बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था between महाराणा प्रताप versus अकबर्स forces in 1576। देन देयर वाज, अगर हम इसका वेजिटेशन देखें, आई वाज मेंशनिंग कि मेजरली वेजिटेशन जो है इट्स अ मिक्स ऑफ सहारन एंड मलयन, लेकिन ऊपर से देखें तो यहाँ पे जनरली ड्राई डेसिडुअस एंड ट्रॉपिकल थॉर्न वेजिटेशन ही है। ड्राई डेसिडुअस में हमारे ट्रीज आते हैं बहुत ही जिसमें जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है दैट इज 50 to 100 सेंटीमीटर्स, 50 to 150 सेंटीमीटर्स रफली, एंड ट्रॉपिकल थॉर्न इज लेस देन 50 सेंटीमीटर्स एनुअल रेनफॉल आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर हम इसकी जियोमॉर्फोलॉजी देखें तो दे आर कॉल्ड रेलिक्ट माउंटेन्स या फिर रेजिडुअल माउंटेन्स, बिकॉज बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन्स है, तो जो इनका स्लोप है वो काफ़ी ज़्यादा इरोजन की वजह से, विंड इरोजन की वजह से, वाटर इरोजन की वजह से काफ़ी कम हो गया। हेंस इनकी जनरली अगर हम इनको कंपेयर करें फॉर एग्जांपल फ्रॉम विद द हिमालयाज, तो इनकी हाइट काफ़ी कम है, बिकॉज हिमालयाज भी फोल्ड माउंटेन्स हैं, अरावलीज भी फोल्ड माउंटेन्स हैं, लेकिन दे आर वेरी ओल्ड, हेंस इनका स्लोप काफ़ी एंड इनका हाइट काफ़ी कम है। यहाँ पे मेटामॉर्फस इग्नियस रॉक्स है एट द बेस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटा सेडिमेंट्री रॉक्स उनके जो इंक्लाइन स्लोप है उसके वहाँ पे देखें तो मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस बेसिकली एट द बेस, बिकॉज सिंस दे आर वेरी ओल्ड, जो वहाँ पे बेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ऑफ द होल माउंटेन, तो वो मेटामॉर्फोज कर जाते हैं इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। एंड इग्नियस रॉक्स बिकॉज बहुत पुराने ओल्ड इग्नियस रॉक्स दे आर लाइक दैट ओनली। एंड मेटा सेडिमेंट्री रॉक्स इसलिए बिकॉज मेनली ऊपर की जो लेयर्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स की जो लेयर्स होती हैं, उनमें सेडिमेंट्री रॉक्स काफ़ी मिलते हैं, लेकिन बहुत पुराने होने की वजह से मेनी ऑफ देम जो है वो मेटामॉर्फोज कर जाते हैं टू फॉर्म मेटा सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर ऑल्सो मेटामॉर्फिक रॉक्स। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने का कि बिकॉज दे आर ओल्ड एंड इरोडेड एज आई वाज मेंशनिंग, उनकी हाइट ही इतनी कम है कि अगर 100 मीटर वाला हम कंडीशन डाल देते तो 92% एक्सक्लूड हो जाते हैं। दैट वाज द मेन रीज़न जो कि सेंट्रल टू दिस लीगल डिस्प्यूट था। अब जल्दी से अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट देख लेते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था टू रिड्यूस द एक्सपेंशन ऑफ थार डेजर्ट टुवर्ड्स द दिल्ली एनसीआर रीजन एंड द लार्जर इंडो-गैंजेटिक प्लेन। तो उसका मेन पॉइंट ही वही था कि जो एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट है उसको स्टॉप करना है थ्रू अ 5 किलोमीटर वाइड एंड अ 1400 किलोमीटर लॉन्ग ग्रीन बेल्ट और अ बफर जोन। एंड ये पूरा अरावली माउंटेन रेंजेस के आसपास ही होता। एंड इसका जो मेन एम था वो था टू कर्ब 3 इश्यूज, बेसिकली रिड्यूस 3 इश्यूज, डेजर्टिफिकेशन, डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट। डेजर्टिफिकेशन बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ थार डेजर्ट ही, डिग्रेडेशन बिकॉज यहाँ पे अगर बहुत सारे जो रीजन है यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है क्योंकि वहाँ के पेड़ जो हैं
डिफॉरेस्टेशन की वजह से हट गए हैं, इलीगल माइनिंग की वजह से वहाँ पे जो वाटर जो उनका एक्वाफर है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गया, तो फिर नेचुरल वेजिटेशन वापस नहीं आ रही है, तो पूरा लैंड डिग्रेड कर रहा है बेसिकली। एंड उसमें हम ग्रीन वॉल बना के ट्रीज की एफॉरेस्टेशन करके एक बफर जोन बनाने का प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2023 ऑलरेडी। तो ये चल रहा है, ऑफ कोर्स इट्स इन वेरी इनिशियल स्टेजेस, बहुत अभी न्यू है, बट हाँ चल रहा है। एंड ड्रॉट ऑफ कोर्स बिकॉज अगर वहाँ पे हम फॉरेस्ट लाएंगे तो फॉरेस्ट दे हैव देयर ओन मैकेनिज्म्स, वो उनका अपना मैकेनिज्म होता है कि वो बहुत सारा पानी सोक करके एक्वाफर्स को रिचार्ज कर देते हैं, तो वो पूरा रीजन जो है लश ग्रीन हो जाएगा कंपेयर टू करंटली विच इज लैंड डिग्रेडेशन। एंड एज आई जो कि मैं मेंशन कर चुका हूँ, रिचार्ज एक्वाफर्स, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का बेसिकली मतलब वही होता है कि फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर को अब्जॉर्ब करते हैं। उनका जैसे हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्जॉर्ब्ड, तो उनका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की वजह से फॉरेस्ट को बोलते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छा कार्बन स्टॉक की तरह काम करते हैं बेसिकली, बहुत सारा कार्बन एटमॉस्फेयर से लॉक हो जाता है उसमें, तो दे आर वेरी गुड फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, दे आर गुड फॉर रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को। एंड ऑफ कोर्स वी हैव द बॉर्न चैलेंज, yes, we have the Bonn challenge basically UN convention for combating desertification, UNCCD का बॉर्न चैलेंज था जो लॉन्च हुआ था, जिसके अंडर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी हमें अचीव करनी है 2030 तक। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का मतलब जितना लैंड डिग्रेड हो रहा है उसको हम उसके लिए हम उसको हम ऑफसेट कर पा रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव लैंड होगा, या तो फॉरेस्ट में है, एग्रीकल्चर में है, या फिर कोई और इकोनॉमिक वे में उसको प्रोडक्टिव बनाया जा रहा है। तो हमें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी 2030 तक हो ग्लोबल लेवल पे। उसके लिए इंडिया ने टारगेट किया है कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर्स को, MHAs मिलियन हेक्टेयर्स को हम 26 मिलियन हेक्टेयर्स को हम हाँ रिस्टोर करेंगे बाय 2030, एंड दैट इज आवर पर्सनल गोल। एंड उसके अलावा ऑफ कोर्स अगर हम ये सब अचीव कर पाते हैं, देन SDG 13 विच इज क्लाइमेट एक्शन एंड SDG 15 विच इज लाइफ ओवर लैंड, ये दोनों एस्पेक्ट्स को भी हम अचीव कर पाएंगे 2030 तक। तो ये सारे जो हैं प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन शायद उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आए, बट इन सबको मेंस में हम बहुत अच्छी तरीके से वैल्यू एडिशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंक्लूजन्स में SDGs को, UNCCD के बॉर्न चैलेंज को, एंड ऑफ कोर्स इन जनरल हमें पता होना चाहिए कि एफॉरेस्टेशन से ये सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल डेजर्टिफिकेशन, डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट। मूविंग ऑन, यस मूविंग ऑन। तो अगर हम अभी हमने पीछे मेंशन किया था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को, कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ही डेटा था जिसने इन द फर्स्ट प्लेस ये चीज़ मेंशन करी थी कि अगर 100 मीटर वाली डेफिनेशन को हम लेके चलेंगे तो 92% अरावलीज एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो जल्दी से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हम देख लेते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड इसका मेन मैंडेट जो है, दो चीज़ें हैं। इट्स बेसिकली अ रिसर्च बॉडी अंडर द गवर्नमेंट। तो इसका काम है कि नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री जो है वो मेंटेन करता है, कि बेसिकली जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज हैं पूरे कंट्री में वो कहाँ पे हैं, कितना है, डेंसिटी क्या है, उनकी एरिया क्या है, रिडक्शन इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, डिग्रेडेशन कितना हो रहा है, तो वो सारा जो है नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री में आएगा। एंड इसके लिए ऑफ कोर्स फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को रिलीज करती है बायनियली मतलब एवरी वंस इन 2 years। वंस इन 2 years। ओके, जल्दी से अब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो लेटेस्ट है 2023 की उसको देख लेते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 ऑफ कोर्स रिलीज बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी दो तीन डेफिनेशंस है, वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं पहले कि फॉरेस्ट लैंड का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का मतलब क्या होता है, ट्री कवर का मतलब क्या होता है। फॉरेस्ट लैंड मतलब फॉरेस्ट कवर, इसका मतलब होता है बेसिकली कोई भी लैंड विच इज ग्रेटर दैन 1 hectare एंड कैनपी डेंसिटी, ट्री कैनपी डेंसिटी ऑफ मोर देन 10%। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10% से जो कम ट्री कैनपी डेंसिटी होती है उनको हम फॉरेस्ट नहीं बोलते हैं, उनको जनरली हम ट्री कवर बोलते हैं। राइट। तो लैंड उनको ट्री कवर भी नहीं बोलते, उनको हम वो बोलते हैं श्रब्स बोलते हैं, ट्रॉपिकल श्रब्स। तो दे आर नॉट कंसिडर्ड फॉरेस्ट, दे आर श्रब्स। तो दे आर नॉट कंसिडर्ड, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फॉरेस्ट का मतलब कैनपी डेंसिटी शुड बी मोर देन 10%। देन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट लॉ के अंडर
कोई भी रीजन को अगर लीगली नोटिफाई किया है फॉरेस्ट एज अ फॉरेस्ट इन डबल कोट्स, अगर लीगली नोटिफाई किया है फॉरेस्ट तो बेसिकली इट विल बी पार्ट ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया. एंड ऑफ कोर्स ट्री कवर लास्ट, बेसिकली कोई भी ट्री पैच जो कि लेस देन 1 हेक्टेयर है. जैसे यहाँ पे हमने देखा था फॉरेस्ट में ग्रेटर देन 1 हेक्टेयर, कोई भी ट्री पैच विच इज लेस देन 1 हेक्टेयर एंड आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, तो उसको हम ट्री कवर में गिनते हैं. तो जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें जो हम बोलते हैं कि फॉरेस्ट कवर कितना है टोटल, तो दैट इज अ एडिशन ऑफ ऑल दीज 3. इन तीनों का एडिशन होता है वो. एंड इसमें अगर हम देखें फाइंडिंग्स में, तो फाइंडिंग्स में हम देखेंगे तो फॉरेस्ट कवर इज 21.76. ये एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है. ट्री कवर इज 3.71. टोटल हम ये देख सकते हैं कि 25.17% जो है ये है. बेसिकली 25% का जो टारगेट है वो ब्रीच हो चुका है, विच इज अ पॉजिटिव थिंग, इट्स अ गुड थिंग. तो ये मैक्स इंक्रीज जो है ट्री कवर में हुआ है. बस ये ध्यान रखना है कि ट्री कवर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू फॉरेस्ट कवर. आई थिंक टोटल अगर ये जो इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू 2021, 2023 है ये रिपोर्ट, तो लास्ट रिपोर्ट इससे पहले 2021 की थी, फिर उसके बाद 2023 की थी, क्योंकि इट्स बायएनियल, वंस एवरी 2 years. तो ये जो इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू 2021 इन 2023, इसमें जो है अगर हम वो देखें, राइट, इसमें जो हम इंक्रीज देखेंगे तो इसमें जो इंक्रीज है वो मैक्सिमम ट्री कवर से हुआ है. एंड अगर हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का टारगेट देखें तो 33% गोल है जो कि हमें रीच करना है. एंड इसमें एरिया, अगर हम एरिया देखें तो जो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर का रीजन है वो एमपी, देन अरुणाचल एंड देन छत्तीसगढ़. एंड परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप इज मैक्सिमम एंड मिजोरम, अरुणाचल, अंडमान निकोबार एंड अरुणाचल, एंड मोस्ट इंक्रीजेज मिजोरम ओवर गुजरात. एंड लास्ट पार्ट जल्दी से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट देख लेते हैं. हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात कर रहे थे कि दे कैन बी गिवन मोर, द लोकल्स कैन बी गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द अरावलीज एज पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. इसमें जो नोडल मिनिस्ट्री है दैट इज द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री. टाइप्स ऑफ राइट्स जो है वो 2 होती हैं, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी. एंड इसमें 5 टाइप की राइट्स पढ़ते हैं हम. इनका जो अगर निमोनिक देखना है तो टर्फ इज टाइटल राइट्स, यूज राइट्स, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स, फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स एंड नॉलेज राइट्स. तो इसमें टाइटल राइट्स बेसिकली ओनरशिप, यूज राइट्स इज वो लैंड को हम यूज कर सकते हैं टू कल्टिवेट, वहाँ पे ग्रेजिंग कर सकते हैं, वहाँ पे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको कलेक्ट कर सकते हैं. रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स बेसिकली अगर वहाँ से उनको शिफ्ट किया जा रहा है तो रिहेबिलिटेशन ऑल्सो विल बी देयर, राइट. फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स इज बेसिकली जो ट्रेडिशनली जो एरियाज और रीजन्स को वो लोग कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी रिसोर्स मैनेज कर रहे हैं वो अभी भी रहेंगी, वो राइट्स छीनी नहीं जाएंगी. एंड नॉलेज राइट्स इज बेसिकली जो वहाँ का लोकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है कि वहाँ पे लेट से उनका अपना तरीका है प्लांटिंग का, कोई उनका अपना तरीका है सीड मैनेजमेंट का, तो वो सब नॉलेज राइट्स, उनका जो लोकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो भी मेंटेन किया जाएगा. एंड इसका एक 3-tier क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है राइट्स डिटर्मिन करने के लिए. अगर फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंडर कोई राइट मिली या नहीं मिली किसी को, एंड किसी को उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल करना है फॉर एग्जांपल, तो ग्राम सभा इज द फर्स्ट लेवल, सब डिविजनल लेवल कमिटी हेडेड बाय द SDM इज द सेकेंड लेवल, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी हेडेड बाय द DM इज द थर्ड लेवल. तो इट्स लाइक बेसिकली वैसा ही होता है जैसे हमारा जुडिशरी में होता है कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, समथिंग लाइक दैट. लाइक एनालॉजी दे रहा हूँ बस यहाँ पे. ग्राम सभा, सब डिविजनल लेवल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी. एंड परफॉर्मेंस का देखें तो 49% सक्सेस रेट रहा है इंडिविजुअल राइट्स को लेके, कि जितने क्लेम्स हैं उसके ऑलमोस्ट 50% हैव बीन ग्रांटेड. एंड प्रॉब्लम ये है कि जो कम्युनिटी राइट्स हैं उस पर उतना अच्छा हेडवे नहीं हुआ है. कुछ स्टेट्स हैं फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा जो एक्चुअली दे आर डूइंग गुड रिगार्डिंग कम्युनिटी राइट्स. And finally, if we look at the issues, as I mentioned, 50% सक्सेस रेट है. तो जो 50% रिजेक्शन है वो बेसिकली इसलिए होता है कि पुअर एविडेंस रिकॉर्ड्स हैं कि यहाँ पे वो लोग रह रहे थे बहुत टाइम से या फिर नहीं रह पा रहे थे, रह रहे थे तो उसका प्रूफ क्या है, कौन से रीजन्स वो एग्जैक्टली रह पा रहे थे. तो सिंस दे आर वेरी इम्पॉवरिश्ड, काफ़ी पुअर रिलेटेड लोग होते हैं जो स्पेसिफिकली ऐसे रीजन्स में हैं जहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के उनको क्लेम्स चाहिए, तो ये एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है. इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंडर, आई थिंक दिस वाज अ प्रीलिम्स PYQ, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिफाइंड है कौन से एक्ट के अंडर. द क्वेश्चन वाज लाइक दिस, तो इट इज़ डिफाइंड अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. ये प्रॉब्लम इसलिए बस कंफ्यूज ना हो जाए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी एक है जिसके अंडर
क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट मेंशन्ड है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है. क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट अंडर WPA 1972 एंड क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट अंडर FRA 2006. ये बेसिकली क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का मतलब होता है कि वैसा रीजन जो कंप्लीटली अनडिस्टर्ब्ड होना चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. आई थिंक एंड हाँ, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को ग्राम सभा के कंसेंट के साथ नोटिफाई किया जाता है. आई थिंक दैट इज मोर और लेस इट विद द कंप्लीट कवरेज ऑफ Aravali's issue. Thank you for this, and I hope the lecture was good and fruitful for everyone from the perspective of both prelims and mains and also interview, because काफ़ी सारे हमने recent developments भी discuss किए. Thank you so much.